कोरोना एक जानलेवा घातक बीमारी है। आए दिन इसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं और इससे रोकथाम के लिए हमें किन कारणों को किन बचाव को ध्यान में रखना पड़ेगा, इसकी विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर विजय शंकर जी। सर, आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार। सर, हमारा आपसे सवाल यह है कि कोविड वैक्सीनेशन को लेकर के कितनी जागरूकता हमारे आम लोगों में है और इसको और कैसे फैलाया जाए, इसके बारे में हमारे दर्शकों को कृपया सटीक जानकारी दीजिए। काफ़ी जागरूकता हो चुकी है अभी तक। ऐसा है कि 20 मार्च 2020 को जब WHO ने इस बीमारी को पेंडेमिक घोषित किया था, तो उस समय ये कहा जा रहा था कि अगर इसके खिलाफ कोई वैक्सीन होती तो बीमारी का ट्रांसमिशन नहीं होता। उस समय कोई वैक्सीन नहीं थी हमारे पास। बेसिक जो हम डिपेंड कर रहे थे कि अगर किसी को ये बीमारी हो जाए तो उसको वहीं रोकने के लिए उस आदमी को ही वहीं रोक दिया जाए। पहली चीज़ तो आइसोलेट कर दिया जाए। दूसरी चीज़ कि अगर कोई मोबाइल है, आइसोलेट नहीं हो रहा है, तो उसको ऐसी चीज़ें, ऐसे साधन इस्तेमाल करने चाहिए जिससे कि वायरस उस तक ना पहुंच सके, या उसके अंदर अगर वायरस है तो वो दूसरों तक नहीं पहुंच सके। तो इसके लिए बोला गया कि हर व्यक्ति को जब भी वो बाहर होता है उसको मास्क का प्रयोग करना है। छींकते खांसते समय उसको जो है वो रेस्पिरेटरी हाइजीन जिसको हम लोग कहते हैं, जैसे टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करना, या अगर कुछ नहीं है तो हाथ के स्लीव लगाना, ये सब चीज़ें कही गई। एक दूसरे से एक डिस्टेंस, करीब 2 गज का डिस्टेंस जो है उसकी बात की गई, जिससे कि अगर वायरस कहीं से निकल भी रहा है तो वो आप तक ना पहुंच सके, वहाँ आते आते वो सेटल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने किया। कोई हमारे पास इसके लिए अभी दवा नहीं थी, आज के डेट में कोई फुल प्रूफ दवा नहीं है। तो इस बीमारी से बचाव का यही था कि लोगों को जानकारी हो कि कैसे बचें। बहुत सारी चीज़ें हुई, लोगों को अब जानकारी भी हो गई होगी कैसे बचें, मगर जहाँ तक उसके पालन का सवाल है वो दिखाई देता है कि उसका पालन जिस तरह से होना चाहिए उसके द्वारा, जन सामान्य द्वारा नहीं किया जा रहा है, और वो लोग निश्चिंत भाव से बैठे हैं। एक बीमारी की एक लहर जो उठी थी, जो सितंबर अक्टूबर में पीक पर थी और फिर उसके बाद से कम होनी शुरू हो गई, तो लोगों ने सोचा कि बीमारी चली गई। लेकिन फिर 1 अप्रैल के बाद से ये बीमारी सिर उठा रही है और आज के डेट में बहुत स्थिति भयंकर हो चली है। रोज़ हमारे यहाँ कम से कम बनारस में कहिए तो करीब 1000 के केसेस लगभग आ रहे हैं आजकल, और काफ़ी लोग इसमें सीरियस भी हो रहे हैं, हमारे हॉस्पिटलों में भी एडमिट हो रहे हैं। ये सब चीज़ें ना हों, इसके लिए केवल और केवल एक ही चीज़ थी कि सब लोग वैक्सीनेशन करा लें। तो वैक्सीनेशन जो हमारा शुरू हुआ, प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन 16 फरवरी को किया है इसका उद्घाटन, तब से वैक्सीनेशन उसी दिन से चल रहा है। वैक्सीनेशन में हमारे यहाँ 2 तरह की वैक्सीन चल रही हैं, एक कोवैक्सीन और एक कोविशील्ड। कोविशील्ड वैक्सीन जो है वो एस्ट्राजेनेसिया के सहयोग से सीरम इंस्टीट्यूट बना रही है, और भारत बायोटेक जो है कोवैक्सीन बना रही है, जो पूर्णतः स्वदेशी वैक्सीन है। दोनों ही वैक्सीन को भारत सरकार ने मान्यता दी है वैक्सीनेशन कराने के लिए, तो दोनों ही वैक्सीन बनारस में चल रही है, और दोनों ही वैक्सीन काफ़ी अच्छी वैक्सीन है। तो इसकी 2 खुराक ली जाती है। पहले ये था कि 1 महीने के 28 दिन के बाद, पहले खुराक के 28 दिन के बाद दूसरी खुराक हम लेते थे। अब भी वही है, थोड़ा सा चेंज हुआ है। जो कोविशील्ड वैक्सीन है उसको हम 6 to 8 वीक्स पर देने के लिए भारत सरकार ने कहा है, जो हमने लागू कर दिया है अपने यहाँ, सबको ये दे रहे हैं। वैक्सीन जो है लगाने के तुरंत बाद इफ़ेक्टिव नहीं होती। जैसे आपने आज वैक्सीन लगवाया, सोचें कि आज ही वैक्सीन इफ़ेक्टिव हो गई और हम पूरी तरह से अब हमको कोरोना नहीं होगा, तो ये सोचना गलत है। दूसरी डोज वैक्सीन जब लग जाती है उसके 2 हफ्ता के बाद हमें कोरोना का जो वायरस है उससे इम्यूनिटी प्राप्त होती है।
अब ये चीज़ें चल रही हैं। वैक्सीनेशन लगभग 2 लाख डोजेज हम अपने बनारस में दे चुके हैं और लगातार देते जा रहे हैं। फिर भी हम ये देख रहे हैं कि जिस गति से इस कार्यक्रम को चलना चाहिए था वो गति नहीं पकड़ रहा था। अभी मैक्सिमम जो हमने किया है तो हमने एक दिन में मैक्सिमम करीब 10,500 लोगों को वैक्सीन दी है एक दिन में। लेकिन ये जन रूटीन नहीं है, किसी दिन कम हो जाता है, किसी दिन ज़्यादा हो जाता है। और हर समझ लीजिए कि 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर हमारे वैक्सीनेशन सेंटर चल रहे हैं, जहाँ पर हम लोगों ने कोशिश किया है कि पब्लिक के नज़दीक वैक्सीनेशन सेंटर बनाए। हमारी मजबूरी है कि हम उसको हॉस्पिटल में ही किसी न किसी मेडिकल यूनिट में ही बना सकते हैं, नहीं तो हम और जगहों पर भी इसको बनवा देते हैं कुछ कारणों से। तो अभी जो वैक्सीन जो हमारी चल रही है इसके प्रति लोग जागरूक तो बहुत हुए हैं। शुरू में जब हमने शुरू किया था तो ये स्थिति नहीं थी। फर्स्ट फेज़ में जब हेल्थ केयर वर्कर को दे रहे थे, फ्रंटलाइन वर्कर को दे रहे थे, तो उतना ज़्यादा लोग नहीं आ पा रहे थे जितना हम सोचे थे। लेकिन अब जब हम सिटीजन्स को दे रहे हैं तो उनके अंदर बहुत जागरूकता है। 45 के ऊपर लोगों को हम दे रहे हैं, वो लोग आ भी रहे हैं, लोग ले भी रहे हैं। लेकिन आवश्यकता जो डिजीज़ का ट्रांसमिशन है उसको देखते हुए आवश्यकता ये है कि इस प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। इसलिए लोगों से अपील ये है कि लोग जो भी भारत सरकार डिसाइड करती है, जैसे अभी 45 से ऊपर सबको वैक्सीन लेना है, तो हम तो यही अपील करते हैं कि जितने भी हमारे बनारस के लोग हैं वो जल्दी से जल्दी वैक्सीन की दोनों खुराक, अगर कोविशील्ड ले रहे हैं तो 1.5 महीने के अंतर से, अगर कोवैक्सीन ले रहे हैं तो 1 महीने के अंतर से जल्दी ले लें, जिससे जो संक्रमण बढ़ रहा है इस संक्रमण को रोकने में हमको आसानी हो सके। सर, हमारा आपसे अगला सवाल ये है कि वैक्सीनेशंस के बाद जितने लोगों को वैक्सीन लगा है, क्या उनके कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो नेगेटिव इफ़ेक्ट हो रहे हैं या फिर साइलेंट से अगर कोई इफ़ेक्ट है या सिम्टम्स है तो किस तरह के होते हैं, जिससे अगर वैक्सीनेशन हो रहे हो तो हमारे आम पब्लिक्स घबराए ना और ये आराम से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चलती रहे? जी बिल्कुल, ऐसा है कि हमने बताया आपको कि 16 फरवरी से ही हम वैक्सीन लगा रहे हैं। तो हमारे पास एक सिस्टम है, जैसे अगर जहाँ वैक्सीन लग रहा है वहाँ पर किसी को प्रॉब्लम होती है तो वैक्सीन लगाने वाले जो हमारे कर्मचारी हैं भारत सरकार के कोविड पोर्टल पर अपडेट कर देते हैं। अगर वहाँ से जाने के बाद किसी को होता है तो वो अपने एरिया के जो मेडिकल अफसर इंचार्ज को बताते हैं या मुझे फ़ोन कर देते हैं, तो हम उनकी रिकॉर्डिंग करवा देते हैं। बनारस में अभी तक ऐसे 27 केस रिकॉर्ड हुए हैं जिनको टीका लगने के बाद कोई ना कोई दिक्कत हुई। उस दिक्कत इतनी माइनर दिक्कतें हैं कि उसको ये सोचा जा सकता है कि ये दिक्कतें जो उससे फ़ायदे मिलने वाले हैं उसके तुलना में कुछ भी नहीं है। जैसे कि टीका लगाने के बाद 24 घंटे के भीतर किसी को हल्का फुल्का बुखार हो जाना, ये शिकायतें आईं। किसी को टीका लगने के बाद उल्टी हो गई, ये शिकायतें आईं। किसी को टीका लगने के बाद थोड़ा सा शिवरिंग हुई, ये भी शिकायतें आईं। बॉडी एक हुआ, ये इस तरह की छोटी मोटी शिकायतें आई हैं। कोई भी मेजर शिकायत हमारे यहाँ रिकॉर्ड नहीं हुई है। इसलिए मैं ये सोचता हूँ, या मैं तो इम्यूनाइजेशन का काम ही देख रहा हूँ, अन्य भी वैक्सीन जो हमारे छोटे छोटे बच्चों को हम लगवाते हैं, जैसे DPT एक वैक्सीन लगती है, तो उसको लगने के बाद भी 24 घंटे के अंदर बुखार हो जाता है। वो एक तरह से बुखार होना उसका अच्छी बात है उसमें, और ये चीज़ें जो होती हैं थोड़े मोड़े महीनों से ठीक हो जाती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है कि जो वैक्सीन हमको किसी को देने में प्रिवेंट करती हो। अब सवाल ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम लोग खुद ही वैक्सीन नहीं देते हैं। जैसे कोई अगर गर्भवती महिला है तो उसको भी वैक्सीन नहीं देते हैं, कोई लैक्टेटिंग महिला है तो उसको भी वैक्सीन नहीं देते हैं, या कोई बहुत गंभीर रूप से बीमार है उसको भी नहीं देते हैं। कभी कभी हमारे सामने ये क्वेश्चन आते हैं कि अगर कोई डायबिटिक है, कोई हार्ट डिजीज़ का मरीज़ है, कोई किडनी डिजीज़ का मरीज़ है, या इस तरह की बीमारियों से, क्रॉनिक बीमारियों से ग्रस्त हो रहा है, तो लोग पूछते हैं कि क्या इसको वैक्सीन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए।
सर मैं बीच में रोकने के लिए सॉरी। मैं ये पूछना चाहती हूँ जिन लोगों को गंभीर बीमारियाँ जैसे कुछ लोगों को हार्ट की है या किसी को लंग्स की प्रॉब्लम है, मतलब गंभीर ऐसी बीमारियाँ जिसको पर्टिकुलर प्रॉपर पहले से दवाइयाँ चल रही हैं, क्या अगर वो वैक्सीनेशन करवाते हैं तो उनको किसी तरह का ऐसा कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट या जानलेवा ऐसी कोई कंडीशंस, ऐसे केसेस आ रहे हैं क्या? एक्चुअली उन्हीं को वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही ऐसे लोग होंगे कि अगर वो कोविड पॉजिटिव हो गए तो उनको मेडिकली बचाना थोड़ा कठिन होता है। तो इसलिए उनके अंदर तो स्पेसिफिकली इंडिकेटेड है, उन्हें लेना ही लेना चाहिए। वैक्सीन एसोसिएटेड किसी तरह की कोई समस्या उनमें कोई ख़ास तरह से नहीं आती। सर हमारा आखिरी सवाल आपसे यह है कि कोविड कमांड सेंटर जो कि कोविड वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने में अपना कितना अहम भूमिका निभा रहा है? कोविड वैक्सीनेशन को ही नहीं, सच पूछे थे जो भी हमारे मेजर्स हैं कोविड को कंटेन करने के लिए, बेसिकली केसेस को मतलब टेस्ट करने का काम यहीं से कंट्रोल होता है। टेस्ट करने के बाद ट्रेस करने का काम, पहले ट्रेस करने के बाद टेस्ट करें, और टेस्ट करने के बाद अगर कहीं लोगों को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो वो हम उनको गाइड करें। वो सारे काम यहीं से होते हैं। और इसी क्रम में ये कहना चाहता हूँ, जो वैक्सीनेशन का माइक्रो प्लान बनाना है, जो हमारे मैन पावर जगह जगह लगाने हैं, उसकी मॉनिटरिंग करनी है, वो सारा काम हम इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम के माध्यम से कर सकते हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं ये एक ऐसा स्थान है जहाँ से कोविड कंट्रोल करने की सारी गतिविधियाँ संपादित होती हैं और उसकी मॉनिटरिंग यहीं से होती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे दर्शकों को कोविड वैक्सीनेशन से संबंधित इतनी अच्छी जानकारियाँ दी। और दर्शकों, मेरा आप सभी से अनुरोध है कि कोरोना अभी गया नहीं है, वैक्सीन हमारा आ गया है। वैक्सीन लगवाने के बाद भी आपको वही फार्मूला यूज़ करना है, 2 गज दूरी, और मास्क आपका ज़रूरी होना चाहिए। कृपया सैनिटाइज़ करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।